तो जिस तरह से आपको पता है कि ADO.NET की हमारे पास ये लेक्चर सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर आज हमारा लेक्चर है SQL कमांड क्लास इन ADO.NET। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने SQL कनेक्शन क्लास की बात की थी। ठीक है, तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट करवाते हैं उसके लिए हमने एक क्लास पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे SQL कमांड क्लास। भाई देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लास है आपके पास ADO.NET की, क्योंकि अगर आपने ये कमांड नहीं समझी तो आप कभी भी ADO.NET के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो देखो ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है। ठीक है, तो आपने इसको एंड तक वॉच करना है ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके SQL कमांड क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो होता क्या है, हमारे पास एक .NET एप्लीकेशन होती है। अब वो .NET एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, कंसोल हो सकता है, वेब फॉर्म हो सकता है, MVC एप्लीकेशन हो सकती है। तो हमें अपनी एप्लीकेशन का डेटा कहाँ पे स्टोर करना पड़ता है? अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम अपने .NET एप्लीकेशन का डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ SQL की क्यूरीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब अपने डेटाबेस के ऊपर हम कुछ SQL की क्यूरीज एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना डेटा इंसर्ट भी करवा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम .NET एप्लीकेशन का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? मतलब देखो, हम अपनी .NET एप्लीकेशन का डेटा अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करवाते हैं, हम अपने .NET एप्लीकेशन का डेटा डेटाबेस में अपडेट भी करवाते हैं, और सेम इसी तरह हम अपनी .NET एप्लीकेशन को यूज करके अपने डेटाबेस के अंदर से डेटा डिलीट भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास कॉमन ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जो हमें लाजमी परफॉर्म करने पड़ते हैं जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑपरेशंस जो हैं, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, सेलेक्ट हो गया, XYZ, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हमें अपनी .NET एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस के अंदर करना पड़ता है। तो ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये हमारे पास हमें कौन सी क्लास प्रोवाइड करती है? ये हमें प्रोवाइड करती है SQL कमांड की क्लास। इसका मतलब अगर मुझे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक SQL कमांड क्लास यूज करनी पड़ेगी अपनी ADO.NET की। ठीक है, इसका मतलब SQL कमांड क्लास अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो मैं ADO.NET को यूज करके कभी भी अपनी एप्लीकेशन का डेटा डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये SQL कमांड एक ऐसी क्लास है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑपरेशंस है, ठीक है, हम कैसे परफॉर्म करेंगे SQL कमांड की मदद से, और SQL कमांड हमें कौन सा डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइड करती है? देखो हमारे पास SQL क्लाइंट, ठीक है, एक डेटा प्रोवाइडर है जिसके लिए हम नेम स्पेस ऐड करते हैं system.data.sql क्लाइंट। तो ये जो SQL कमांड क्लास है, ये SQL क्लाइंट के डेटा प्रोवाइडर के अंदर आती है, और वो जो SQL क्लाइंट का डेटा प्रोवाइडर है वो हमें किसने प्रोवाइड किया है? वो हमें प्रोवाइड किया है ADO.NET ने। तो इसका मतलब कि जो SQL कमांड क्लास है, ठीक है, ये ADO.NET की है। ठीक है, मतलब ADO.NET से ही क्लास बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये फिगर आप अपने माइंड में रख लो। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गई तो आप इजीली SQL कमांड के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, द ADO.NET SQL command class in C# is used to store and execute the SQL statement against the SQL server database। ठीक है भाई, देखो SQL कमांड क्लास हम क्यों यूज करते हैं ADO.NET की, कि हमें अपनी क्यूरीज को स्टोर करना होता है और एग्जीक्यूट करवाना होता है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अगेंस्ट में। इसका मतलब मेरी एक एप्लीकेशन है, उसका मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब उस डेटाबेस के अंदर जाहिर बात है मुझे बहुत सारी क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, सेलेक्ट होगा, XYZ, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, और उन क्यूरीज को, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कौन सी क्लास का यूज करते हैं? ADO.NET SQL कमांड क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, SQL command is used to prepare an SQL statement or stored procedure that we want to execute on a SQL server database। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि SQL command के थ्रू हम SQL statement और stored procedure दोनों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो भाई देखो SQL स्टेटमेंट मैं किसे कह रहा हूं, जिस तरह आपको पता है हम एक सेलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फला फला टेबल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल। तो ये क्या है? ये है बेसिकली हमारे पास SQL स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा, SQL सर्वर में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टोर्ड प्रोसीजर को। तो अगर स्टोर्ड प्रोसीजर को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा?
एसक्यूएल कमांड क्लास का यूज करूंगा। इसका मतलब भाई देखो, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर भी तो क्यूरीज होती है ना, ठीक है, जो कि उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करने पर एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होती हैं, आपकी क्यूरीज होती हैं, वो भी एग्जीक्यूट होती हैं। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट हो मतलब सिंपल क्यूरीज हो या स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो, इन दोनों को आप एग्जीक्यूट करवाओगे कौन सी क्लास की मदद से? एसक्यूएल कमांड की क्लास की मदद से। क्योंकि देखो, स्टोर्ड प्रोसीजर का आपको पता है फायदा क्या है, कि स्टोर्ड प्रोसीजर आप एक दफा बना के रख लो और फिर आप उसे बार बार क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो, जस्ट लाइक फंक्शन, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड। फिर आगे चलते हैं। देखो, अब बात करते हैं एसक्यूएल कमांड के सिग्नेचर की, मतलब एसक्यूएल कमांड को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज अ सील्ड क्लास मींस इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। इसका मतलब कि एसक्यूएल कमांड क्लास आपके पास एक सील्ड क्लास है और सील्ड क्लास की चाइल्ड क्लास हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसका मतलब ये जो सील्ड क्लास है ना, ये कभी भी किसी क्लास का पेरेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट कह रहा है कि भाई ये सील्ड क्लास है, तो आप चाह के भी इसको किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड क्लास का सिग्नेचर बता रहा है, मतलब सिंटैक्स बता रहा है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास है, फिर देखो सील्ड लगा हुआ है, इसका मतलब एसक्यूएल कमांड की कोई चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखो एसक्यूएल कमांड का पेरेंट कौन कौन है, ठीक है। मतलब एसक्यूएल कमांड खुद चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड भी कौन सी क्लास है? सील्ड क्लास है, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड के पेरेंट कौन कौन है भाई? यहाँ पे देखो एसक्यूएल कमांड का एक पेरेंट क्लास है जिसका क्या नाम है? डीबी कमांड। और ये डीबी कमांड कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है? system.data.common, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड ये जो है उसका एक पेरेंट कौन सी क्लास है? डीबी कमांड। और फिर देखो एसक्यूएल कमांड के दो पेरेंट इंटरफेसेस भी हैं। कौन कौन से? एक आई क्लोनेबल और एक आई डिस्पोजेबल। भाई आपको पता है ये आई शुरू में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब कि एसक्यूएल कमांड डीबी कमांड क्लास को इनहेरिट कर रहा है और आई क्लोनेबल और आई डिस्पोजेबल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आई क्लोनेबल और डिस्पोजेबल, ये जो हमारे पास इंटरफेसेस हैं, इनके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन कहां पे दी जा रही है? बॉडी कहां पे दी जा रही है? एसक्यूएल कमांड क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारी सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर इंटरफेसेस की वीडियोस मौजूद हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ डॉटनेट एप्लीकेशन वेब डेस्कटॉप कंसोल, मतलब अगर आपके पास कोई डॉटनेट एप्लीकेशन है, अब चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप है या कंसोल एप्लीकेशन है, हैज टू रिट्रीव डेटा देन द एप्लीकेशन नीड्स टू। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी डॉटनेट एप्लीकेशन है और उसके अंदर आपको कोई डेटा अपना रिट्रीव करना है, ठीक है, रिट्रीव करना है या फिर कोई डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? कनेक्ट टू द डेटाबेस, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो? अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाते हो अपने डेटाबेस के साथ, और ये काम हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के बारे में। तो वहां पे हमने यही देखा था कि एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास को यूज करके हम अपने डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्शन मेंटेन करवाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब हम अपनी एसक्यूएल कमांड को प्रिपेयर करते हैं। एसक्यूएल कमांड मतलब वो जो एसक्यूएल की क्यूरी होती है ना, फिर चाहे वो सेलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, तो वो क्या कहलाती है? वो एसक्यूएल की कमांड्स कहलाती हैं, क्यूरीज कहलाती हैं। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो? कमांड को प्रिपेयर करते हो, एसक्यूएल कमांड को। और थर्ड में क्या करते हो? आप उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हो, मतलब उन एसक्यूएल क्यूरीज को आप क्या करते हो? एग्जीक्यूट करते हो। और उसके बाद चौथा काम आप क्या करते हो? रिट्रीव द रिजल्ट्स एंड डिस्प्ले इन द एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब आप डेटा रिट्रीव करते हो अपने डेटाबेस से और अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर उनको डिस्प्ले करवाते हो, ठीक है। मतलब जब भी हमें डेटाबेस के साथ काम करना होता है तो ये 4 स्टेप्स नॉर्मली हम लाजमी फॉलो करते हैं। तो देखो ये जो आपके पास 2 स्टेप्स है ना, सेकंड और थर्ड, ये दोनों स्टेप्स हमें कौन करवा के दे देगा? ये एसक्यूएल कमांड की क्लास जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मतलब एसक्यूएल कमांड की क्लास को आप यूज करके क्या क्या काम कर सकते हो? आप एसक्यूएल कमांड को प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हो इसी क्लास की मदद से, जिसका क्या नाम है? एसक्यूएल कमांड, ठीक है भाई। देखो इसका नाम क्या? एसक्यूएल कमांड, और कमांड का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एसक्यूएल क्यूरीज, ठीक है। इसलिए ये क्लास हम यूज करते हैं एसक्यूएल क्यूरीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फिर देखो लास्ट पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल फ्लो विच इज यूज्ड बाय एनी डॉटनेट एप्लीकेशन नॉट ओनली टू रिट्रीव डेटा बट आल्सो टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट डेटा। इसका मतलब भाई देखो ये जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए ना, ये हमारा नॉर्मल फ्लो है जो कि
हम तकरीबन अपनी हर डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर करते हैं, जहां पे हमें डेटाबेस का काम करना होता है। ठीक है, सिर्फ डेटा रिट्रीव करने के लिए नहीं, मतलब सिर्फ डेटा सेलेक्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी के लिए नहीं, बल्कि हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं इस क्लास को यूज करके। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल फ्लो होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द एसक्यूएल कमांड क्लास इन C# प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 5 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एसक्यूएल कमांड क्लास के 5 कंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। कौन सी क्लास के अंदर? एसक्यूएल कमांड क्लास के अंदर। भाई देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि सेम नेम से आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, और आपको पता है कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। इसका मतलब जो हमारी क्लास का नाम है एसक्यूएल कमांड क्लास, उसी नाम से हमारे पास 5 कंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, और पांचों के आपके पास सेम नेम है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुई हुई है। तो यहाँ पे देखो, ये टोटल 5 आपके पास कंस्ट्रक्टर्स हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है ये, देखो ये आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है, इसमें आप देखो कि एक सिंगल पैरामीटर है, और ये जो तीसरा है इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, और ये जो फिर आपके पास चौथा है, इसके अंदर आप काउंट करो 1 2 3 पैरामीटर्स हैं, और ये जो आपके पास लास्ट है 5th, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो देखो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो है एम्प्टी पैरामीटर वाला, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दिस कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द system.data.sql-client.sql कमांड क्लास। मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या करता है, ये हमारी एसक्यूएल कमांड क्लास का एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके देता है, इनिशियलाइज करके देता है। सही, अभी मैं बताऊंगा कि ये कंस्ट्रक्टर हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, इसको इसी लेक्चर में बताऊंगा। फिर देखो सेकंड आपके पास क्या है, एसक्यूएल कमांड जिसके अंदर आपके पास सीएमडी टेक्स्ट, और ये सीएमडी टेक्स्ट पैरामीटर किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अब देखो सीएमडी टेक्स्ट का मतलब कि जो भी आपकी क्यूरी होगी ना, वो आप इसके सेकंड कंस्ट्रक्टर में पास करोगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सेलेक्ट की क्यूरी है, सेलेक्ट की क्यूरी को मैंने एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में रखा, और वो वेरिएबल मैं इस फर्स्ट पैरामीटर के अंदर डाल दूंगा, इस सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दूंगा। तो देखो सेकंड कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ एसक्यूएल कमांड क्लास। मतलब एक काम तो इसका यही है कि एसक्यूएल कमांड वाला ये जो कंस्ट्रक्टर है सेकंड वाला, ये हमें एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बना के देगा, इंस्टेंस बना के देगा। फिर देखो विद द टेक्स्ट ऑफ द क्यूरी, मतलब ऑब्जेक्ट भी बना के देगा ये वाला कंस्ट्रक्टर, और साथ साथ हमसे हमारी क्यूरी भी लेगा एज अ पैरामीटर, और इस सीएमडी टेक्स्ट के अंदर हमारी क्यूरी को स्टोर करवा देगा। तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है, here the cmd text is the text of the query that we want to execute। मतलब जो क्यूरी हमें एग्जीक्यूट करवानी है वो हम इस पैरामीटर सीएमडी टेक्स्ट के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, थर्ड कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक तो आपके पास सीएमडी टेक्स्ट, ठीक है, मतलब आपका एसक्यूएल क्यूरी, और दूसरा है आपका एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास की थी, और मैंने बताया था कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक क्यूरी और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ एसक्यूएल कमांड क्लास। मतलब यहाँ पे भी सबसे पहला काम क्या करेगा ये, कि एसक्यूएल कमांड क्लास का आपको इंस्टेंस बना के देगा, ये कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट बना के देगा, विद द टेक्स्ट ऑफ द क्यूरी एंड अ सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि आपसे क्यूरी भी लेगा पहले पैरामीटर में, और दूसरे पैरामीटर में आपके पास एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। और देखो मोस्टली हम ना यही वाला थर्ड कंस्ट्रक्टर ही यूज करते हैं, जिसके अंदर क्यूरी आती है और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, मोस्टली हम यही यूज करते हैं सबसे ज्यादा। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, here the cmd text is the text of the query that we want to execute and the parameter connection is the connection to an instance of SQL server। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में भी यही कह रहा है कि पहले पैरामीटर में हम वो क्यूरी पास करते हैं जिसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और दूसरा हम क्या करते हैं, अपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं सेकंड पैरामीटर में। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर आपके पास 3 पैरामीटर्स आते हैं। देखो एक तो सीएमडी टेक्स्ट, दूसरा कनेक्शन, और तीसरा यहाँ पे देखो एसक्यूएल ट्रांजैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब देखो ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करता है भाई, देखो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर
एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है भाई। देखो ट्रांजैक्शंस के अंदर जब भी हम अपनी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वहां पे रोल बैक का भी ऑप्शन मिलता है। रोल बैक मतलब कि भाई हम चेक करवा सकते हैं कि भाई अगर ये क्यूरी सही है तो हम उसे कमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्यूरी सही रिजल्ट नहीं देती तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं, एक दफा अनडू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रांजैक्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने एसक्यूएल क्यूरीज को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो यही पॉइंट कह रहा है सबसे पहले कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करके देगा एसक्यूएल कमांड क्लास का, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा विद द टेक्स्ट ऑफ क्यूरी, मतलब आपसे क्यूरी भी लेगा, ठीक है। जो भी आपकी क्यूरी है वो इस फर्स्ट पैरामीटर में लेगा, और फिर सेकंड में एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेगा, और थर्ड में एसक्यूएल ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट लेगा। मतलब अगर आपको ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तब आपको एसक्यूएल ट्रांजैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे यही कह रहा है, हियर द पैरामीटर सीएमडी टेक्स्ट इज द टेक्स्ट ऑफ द क्यूरी। सीएमडी टेक्स्ट में आप क्यूरी पास करोगे। फिर देखो द पैरामीटर कनेक्शन इज अ एसक्यूएल कनेक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन टू एन इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर। मतलब सेकंड में आप एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करोगे। और फिर एंड द पैरामीटर ट्रांजैक्शन इज द एसक्यूएल ट्रांजैक्शन इन विच द एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट्स। इसका मतलब अगर आप एसक्यूएल ट्रांजैक्शन का थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करते हो तो आपकी जो क्यूरी है, ठीक है, वो एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। इसका मतलब वहां पे आपको कमिट और रोल बैक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट और लास्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं। सीएमडी टेक्स्ट है, एसक्यूएल कनेक्शन है, एसक्यूएल ट्रांजैक्शन है, और चौथा यहाँ पे देखो क्या नाम है, एसक्यूएल कमांड कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग, ठीक है भाई। देखो अगर आप अपने कॉलम्स को, ठीक है, जो भी आप कॉलम्स जिनके साथ काम कर रहे हो, अगर उनके ऊपर आपने कोई सिक्योरिटी की सेटिंग लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हो, ये वाली क्लास यूज करते हो। तो देखो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि हम ये कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं एसक्यूएल कमांड का इंस्टेंस बनाने के लिए, और फिर उसके साथ साथ हम अपनी कमांड मतलब एसक्यूएल की क्यूरी पास करते हैं, कनेक्शन पास करते हैं, ट्रांजैक्शन पास करते हैं, और फिर इंक्रिप्शन सेटिंग मतलब कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग। अगर कॉलम के लिए हमें कोई सिक्योरिटी सेटिंग अप्लाई करनी है तब हम ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर देखो यहाँ पे यही कह रहा है, वी ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट 3 पैरामीटर्स विच आर द सेम एज द प्रीवियस। मतलब जो 3 पैरामीटर्स हैं वो सेम वैसे ही हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है। हियर द फोर्थ पैरामीटर दैट इज कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग इज द इंक्रिप्शन सेटिंग, ठीक है। और ये हम क्यों यूज करते हैं, अपने कॉलम्स के ऊपर सिक्योरिटी वगैरह अप्लाई करने के लिए, उसकी सेटिंग अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एसक्यूएल कमांड क्लास, ठीक है भाई। देखो एसक्यूएल कमांड क्लास के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स हैं वो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अमंग ऑल स्पेसिफाइड मेथड्स फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ द एसक्यूएल कमांड क्लास, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिस तरह से मैंने बताया एसक्यूएल कमांड क्लास के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है आपके पास एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर एक मेथड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो कि बहुत ही ज्यादा दफा यूज किया जाता है, और फिर एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक है। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एसक्यूएल कमांड क्लास के जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। तो अब इनको वन बाय वन समझते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूट रीडर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सपोज करो कि मेरे पास एक डॉटनेट एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। अब मुझे अपने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है, कहां पे, अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूं मेरे डेटाबेस के अंदर एक टेबल है और उस टेबल का डेटा मैं फेच करवाना चाह रहा हूं अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर मैं अपने टेबल का डेटा टेबुलर फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकता हूं या जिस तरह मैं चाहूं डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर सेलेक्ट की क्यूरी, ठीक है, मतलब सेलेक्ट की क्यूरी पास करनी है अपने डेटाबेस में। तो जब मैं सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो क्या होगा, मेरे डेटाबेस के टेबल में से कोई डेटा फेच हो जाएगा, कहां पे, डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब मैं सेलेक्ट की क्यूरी चलाऊंगा अपने डेटाबेस में और मेरा डेटाबेस उस डेटा को रीड करेगा और मुझे फेच करके कहां पे डिस्प्ले करवा देगा, मेरी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो जब भी हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी होती है तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट रीडर का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जब भी बात होगी
डेटाबेस से डेटा फेच करवाने की, डेटा रीड करवाने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट की क्यूरी, और सेलेक्ट की क्यूरी के लिए हम मेथड यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, एग्जीक्यूट रीडर। तो ये एक पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा, फिर देखो, जब भी हम डेटा रीड करते हैं ना, ठीक है, मतलब जब भी हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं एग्जीक्यूट रीडर मेथड की मदद से, तो जब भी हम डेटा रीड करते हैं तो हमारा जो डेटा जब रीड होता है वो हमें रिटर्न कैसे होता है, वो हमें एसक्यूएल डेटा रीडर के एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न होता है। मतलब देखो, जब भी आप एग्जीक्यूट रीडर मेथड यूज करोगे ना, तो ये जब भी डेटा डेटाबेस से रीड करेगा तो रिटर्न में आपको एक एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसका मतलब आपको एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने डेटाबेस के डेटा को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूट रीडर आपको जो भी डेटा रिटर्न करेगा ना, वो किस में रिटर्न करेगा, एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेटा रीड करने के बाद मुझे यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जो भी डेटा मैंने रीड करवाया है वो मैं एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में गेट कर लूंगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा गेट करके मैं अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वाली फिगर आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अगर आपने ये वाली फिगर अपने माइंड में रख ली तब आप इजीली एग्जीक्यूट रीडर मेथड को समझ जाओगे, क्योंकि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है सेलेक्ट की क्यूरीज के साथ। और जब आप सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करते हो तो रिटर्न में आपको एक एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट मिलता है, और उस ऑब्जेक्ट में से डेटा आप रिटर्न करवा लेते हो, डिस्प्ले करवा लेते हो अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने अपना एक कंसोल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रखा है, मैंने इसका नाम रखा है एसक्यूएल कमांड एडीओ। और देखो यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायर्ड नेम स्पेसेस चाहिए थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पहले से ऐड कर लिए हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में किए थे। और अब नीचे आओ, ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट क्लास की तरह यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक कनेक्शन का एक मेथड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और इस मेथड के अंदर यहाँ पे देखो मैंने सीएस का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ पे देखो ऐप कॉन्फ़िग फाइल में चलता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पहले से कनेक्शन स्ट्रिंग फाइल यहाँ पे बनाई हुई है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूँ, तो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और ऐप कॉन्फ़िग फाइल में से यहाँ पे देखो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करके कहाँ पे स्टोर कर लिया है, सीएस के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट कौन करवा के दे रहा था, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की एक क्लास है जिसके लिए ये मैंने ऊपर वाला यहाँ पे देखो ये नेम स्पेस मैंने ऐड कर लिया है जिसका क्या नाम है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये वाली, जिसके थ्रू मैंने ऐप कॉन्फ़िग फाइल में से अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट किया और इस सीएस के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो मैंने नीचे क्या काम किया है, देखो नीचे मैंने एक एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा है, कॉन, और इसके अंदर अभी मैंने फिलहाल नल पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका मैं ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने ट्राई कैच ब्लॉक ओपन किया है, ठीक है। और ट्राई के अंदर देखो मैंने यूजिंग का ब्लॉक यूज किया है, और यूजिंग के ब्लॉक के अंदर देखो मैं अपना ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने कौन सा वेरिएबल पास कर दिया, वही कनेक्शन स्ट्रिंग वाला वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। देखो ट्राई कैच मैं क्यों बना रहा हूँ, एक्सेप्शन से बचने के लिए, ठीक है, कि भाई जब भी एक्सेप्शन आए तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, बल्कि उसका जो भी एरर मैसेज है वो हमें हमारी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले हो जाए, मतलब कंसोल आउटपुट विंडो के अंदर शो हो जाए। और यहाँ पे देखो कैच ब्लॉक के अंदर मैंने कौन सी क्लास यूज की हुई है, एक्सेप्शन क्लास यूज की हुई है, जो कि सारी एक्सेप्शन क्लासेस का क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। और देखो यहाँ पे यूजिंग मैंने क्यों यूज किया है, यूजिंग मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जब भी आप यूजिंग ब्लॉक को यूज करते हो तब आपको कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, मतलब मैनुअली आपको कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हमारा यूजिंग ब्लॉक एंड होता है तो ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने फाइनली ब्लॉक के अंदर भी कनेक्शन डॉट क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, सही। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एसक्यूएल कमांड क्लास की। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम एग्जीक्यूट रीडर वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्यूरी के लिए वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग क्यूरी, इसका नाम मैंने क्यूरी रखा है। और यहाँ पे देखो मैं एक सेलेक्ट की क्यूरी यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, और इसका यहाँ पे डेटा मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल, ठीक है। अब देखो ये एम्प्लॉय टीबीएल कहाँ से आ रहा है, भाई देखो
मैंने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे एक डेटाबेस पास किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐप कॉन्फ़िग फाइल में मैं आ गया हूँ और इनिशियल कैटलॉग में मैंने क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे देखो ADO_DB। और ये मैंने कहाँ पे बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, मतलब एसक्यूएल सर्वर में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है और यहाँ पे आ जाओ, देखो लेफ्ट साइड में डेटाबेसेस हैं, इसको एक्सपेंड करो और यहाँ पे देखो ADO_DB के नाम से मैंने क्या बनाया हुआ है, एक मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है और इसी डेटाबेस को मैंने कनेक्ट करवाया हुआ है अपनी .NET एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया था, ठीक है। मैं वो टेबल आपको दिखा देता हूँ। देखो इस टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय TBL। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करके इसका डेटा मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, तकरीबन 6 रिकॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये एम्प्लॉय का डेटा है और इसके अंदर 6 कॉलम्स हैं, ID, नेम, जेंडर, एज, सैलरी और सिटी, ठीक है। तो अब यही डेटा मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूं अपनी .NET एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी program.cs में। तो मतलब मैं अपने इसी टेबल को यूज कर रहा हूँ जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय TBL। और अब यही क्यूरी वाला वेरिएबल मैं पास करूंगा अपनी एसक्यूएल कमांड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ये जो एसक्यूएल कमांड क्लास है ये भी कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, ये वाला, ठीक है, system.data.sql क्लाइंट के अंदर मौजूद है। तो देखो अब मुझे एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ CMD, ठीक है। और यहाँ पे आके न्यू और फिर यहाँ पे मैं एसक्यूएल कमांड का कंस्ट्रक्टर पास कर देता हूँ। और देखो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्यूरी आएगी, ठीक है, क्यूरी वाला वेरिएबल ये जो मैंने अभी ऊपर बनाया है। और दूसरा जिसके अंदर मैं कौन पास करूंगा, कौन मतलब ये जो मेरा एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यही वाला कंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसके अंदर आप सबसे पहले अपनी क्यूरी पास करते हो और सेकंड में आप अपना एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हो, ठीक है। भाई देखो अगर आप ये क्यूरी वाला वेरिएबल नहीं बनाना चाह रहे तो आप एक काम इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब ये जो आपकी पूरी की पूरी क्यूरी है, ठीक है, आप यहां से इसको कॉपी करो और इस क्यूरी के वेरिएबल को आप हटा दो और यहाँ पे डबल कोट्स में आप पूरी क्यूरी पास कर दो, ठीक है। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, सही है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो जिस तरह से मैंने किया। यहाँ पे मैंने क्यूरी का एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग वेरिएबल, और वो स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड कंस्ट्रक्टर के पहले पैरामीटर में डाल दिया। तो इसका मतलब अब हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एसक्यूएल कमांड के इस CMD ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसको ओपन करवाना है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो अपनी कोई भी क्यूरी तो उसके लिए आपका कनेक्शन ओपन होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ये यूजिंग ब्लॉक में कर रहा हूँ। तो यूजिंग ब्लॉक में क्या होता है, कनेक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, कब, जैसे ही आपका क्यूरी वाला काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो अब मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी है किसको, उस क्यूरी को जो मैंने CMD को पास की है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा CMD का मेथड जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसका नाम है यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आपके पास मेथड है एग्जीक्यूट रीडर, अगर आप इसकी रिटर्न टाइप देखो, देखो ये क्या रिटर्न करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर रिटर्न करता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक हमारे पास क्लास है जिसका क्या नाम है, एसक्यूएल डेटा रीडर, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या नाम रख दिया, DR। इसका मतलब हमारे एम्प्लॉय TBL के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स फेच करेगा एग्जीक्यूट रीडर और कहां पे स्टोर करवा देगा, DR के अंदर, ठीक है। इसका मतलब एग्जीक्यूट रीडर यहाँ पे दो काम करेगा, एक तो हमारी सेलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा और उसका जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट होगा, उसको एसक्यूएल डेटा रीडर की फॉर्म में रिटर्न करेगा और हम उसे यहाँ पे DR के ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि एसक्यूएल डेटा रीडर का ही ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं गेट कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो हो सकता था कि भाई मेरे पास इस टेबल के अंदर 600 रिकॉर्ड्स भी होते या 6000 रिकॉर्ड्स भी होते, तो उनको मैं वन बाय वन तो गेट नहीं करूंगा ना, बल्कि इस केस में हम लूप चलाएंगे और मैं लूप कौन सा यूज करूंगा, व्हाइल लूप यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं व्हाइल लूप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइल की ब्रैकेट दूंगा, फिर इसकी बॉडी दूंगा और अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है DR, क्योंकि इसी के पास सारा डेटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे DR के साथ एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है रीड, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि DR जब तक डेटा रीड कर रहा है तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
मैं सारा डेटा प्रिंट करवाता हूं अपने कंसोल के ऊपर, मतलब कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉलम है आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूं आईडी और इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूं। देखो मैं कहता हूं कि dr ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो कॉलम है, ठीक है, वो मैं इसमें स्पेसिफाई कर दूंगा इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मतलब देखो आईडी आपके पास कौन सा कॉलम है, आईडी आपके पास पहला कॉलम है, ठीक है। तो आप देखो आप उस कॉलम का नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो dr के साथ। मतलब देखो dr के अंदर फर्स्ट रो आएगी, फर्स्ट रो किसकी आएगी, सबसे पहले असद की आएगी, फिर दोबारा लूप चलेगा, सेकंड रो अमजद की आएगी, फिर दोबारा लूप चलेगा, थर्ड खालिद की रो आएगी, ठीक है। इस तरह से ये लूप आपके पास 6 दफा चलेगा। तो इसका मतलब हमें 6 आईडीज रिटर्न होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आईडी रिटर्न करवाई, ठीक है, और ये जो आईडी है इसको कॉन्कैटिनेट करवा दिया है मैंने इस आईडी के स्ट्रिंग के साथ। अब सेम इसी तरह मैं यहाँ पे काम करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको मुझे कॉन्कैटिनेट करवाना है। देखो आईडी के बाद क्या है, आईडी के बाद नेम है, जेंडर है, एज है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, और नेम के बाद मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा dr, ठीक है। और इसके अंदर मेरा कॉलम नेम क्या है, दूसरा, उसका नाम है नेम, ठीक है, तो मैं ये पास कर दूंगा। फिर सेम इसी तरह इसके आगे मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा, नेम के बाद जेंडर है, इज इक्वल लगाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा जेंडर वाले कॉलम का नाम क्या है, जेंडर, ठीक है। फिर सेम इसी तरह एक और मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा जेंडर के बाद एज है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एज, और फिर एज के बाद हमारे पास है सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सैलरी, ठीक है, और इसको मैं कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ इस सैलरी वाले कॉलम, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। और फिर लास्ट हमारे पास है सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिटी को कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सिटी। सही है। तो मतलब अब ये लूप कितनी दफा चलेगा, 6 दफा चलेगा, क्योंकि मेरे dr के ऑब्जेक्ट के अंदर 6 रोज आ रही हैं। मतलब अगर 600 रिकॉर्ड्स भी होते तो ये मेरा while लूप कितनी दफा चलता, 600 दफा चलता, ठीक है। तो देखो ये मैंने जितना भी काम किया है, ठीक है, ये सारा काम मैंने कहां पर किया है, ये सारा काम मैंने अपने कनेक्शन के फंक्शन के अंदर किया है। और ये जो मेथड है, देखो इससे पहले क्या लगा हुआ है, स्टैटिक लगा हुआ है। इसका मतलब मैं इस फंक्शन को अपने मेन मेथड में कैसे कॉल करूंगा, क्लास नेम के साथ कॉल करूंगा। तो मेरी क्लास का क्या नाम है, प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं प्रोग्राम, जैसे डॉट लगाऊंगा तो देखो स्टैटिक मेथड आ रहा है, ये वाला मेथड यहाँ पे कॉल करूंगा। और अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे ये रीड लाइन का मेथड पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आके रन करते हैं और चेक करते हैं कि भाई सारा डेटा एम्प्लॉय टीबीएल का हमें हमारे कंसोल विंडो पे रिटर्न होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और यहाँ पे देखो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे फेच हो रहे हैं। देखो असद की आईडी, असद का नेम, जेंडर, एज, सैलरी, मतलब जो डेटा वहां पे था बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करोगे इस टेबल के अंदर तो वो डेटा भी ये वाला व्हाइल लूप हमें रिटर्न करवा के देगा, ठीक है। तो इसको स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं।